हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएमए इंटर ग्रुप 2। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपनी ऑडिटिंग वाली जर्नी। यस, आपके ग्रुप 2 के अंदर हमारे पास में जो पेपर है दैट इज आपके पास में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला पार्ट। उसमें हम अपने पास में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपना ऑडिटिंग वाला पार्ट। एज यू नो, आपके पेपर का जो डिवीजन है वो इस तरीके से है कि यहां पर 50 नंबर, यस 50 मार्क्स वाला पार्ट स्पेसिफिकली ऑडिटिंग के रिगार्डिंग आप एग्जाम में आता है। अब यहां पर इसका मतलब यह भी हुआ कि इसमें एमसीक्यू भी आते हैं और आपके पास में आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 7 मार्क्स वाले। और ये रेगुलर ट्रेंड रहा है हमेशा इंस्टीट्यूट का कि यहां पर आपके पास में आपके एमसीक्यू जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू जाते हैं उसमें आपके वेटेज ऑडिटिंग की भी वैल्यू रखी जाती है। और साथ साथ में आप अगर चेक करेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप अगर ट्रेंड चेक करेंगे तो लास्ट में आपके क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, लेट मी शो यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 अक्सर ये ट्रेंड रहा है, अभी तक का ट्रेंड चलता है कि इसमें ये पूरा पार्ट आपके पास में ऑडिटिंग के रिगार्डिंग पूछा जाता है। और अच्छी बात यह है कि आपको इंस्टीट्यूट खुद बोलता है कि इनमें से 7 में से कोई 5 क्वेश्चन करने जिसमें 3 क्वेश्चन आपको ऑडिटिंग के रिगार्डिंग मिल जाते हैं। तो इन शॉर्ट भैया एक तरीके से हमारे पास में वेटेज कैरी करता है हमारा ऑडिटिंग वाला पार्ट इस सब्जेक्ट के अंदर। दूसरी बात अगर बात करूं, चाहे दिसंबर 25 की बात कर लो या जून 25 की बात कर लो, किसी भी एग्जाम पेपर की बात करो, हर एग्जाम के अंदर यही पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। तो इसलिए समझ सकते हैं कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए सब्जेक्ट। और एक्चुअली अगर बात करूं, ये सब्जेक्ट खाली पढ़ना नहीं है, ये यहां पे बिठाना है। यहां पे बैठेगा तभी तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर आप आगे काम भी करने वाले हो। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ऑडिटिंग वाले पार्ट के अंदर। एज यू नो, आपके 3 पार्ट में डिवाइड आपका मॉड्यूल। अगर आप चेक करेंगे, मॉड्यूल नंबर 6, मॉड्यूल नंबर 7, मॉड्यूल नंबर 8, 3 हिस्सों में आपका पूरा सिलेबस डिवाइड है। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट कि आप पढ़ने वाले नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग वाला पार्ट। मतलब हम अपने पास में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट चैप्टर को सिर्फ स्टार्ट नहीं करेंगे, हम एक स्टोरी लाइन के थ्रू समझेंगे और स्टोरी लाइन के थ्रू पहले यहां बिठाएंगे, उसके बाद उसको यहां उतारेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर ऑडिटिंग वाले पार्ट के अंदर हमें तो पता ही नहीं ऑडिटिंग होती क्या है, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं ऑडिटिंग का मतलब अकाउंट चेक करना, ऐसा काफी है? आंसर इज नो। ये सिर्फ बोलना काफी नहीं होगा, क्योंकि जानने वाले हो कितना डीप है और कितना प्रैक्टिकल है आपका ये ऑडिटिंग वाला सब्जेक्ट। चलिए, तो बातें ऐसे नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करते हैं और वन बाय वन अपने हर चीज को समझने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 6.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम बात करेंगे अपने पास में ऑडिटिंग के रिगार्डिंग। और यहां पर पहले मैं कहानी सुनाऊंगा, जिस कहानी की हेल्प से ये पूरा चैप्टर और इवन पूरा सिलेबस का भी आइडिया आपको यहां बैठ जाएगा। चलिए, हेडिंग बनाते हैं, लिखते हैं अपने पास में। हम बात करने वाले ऑडिटिंग के बारे में और मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक कहानी के साथ में, ताकि पहले समझो, पहले प्यार तो हो जाए सब्जेक्ट के साथ में। चलिए, तो भैया हम जानते हैं हमारे पास में ऑडिटिंग 50 नंबर का रहा और हमें 50 में से 50 ही चाहिए। यस, ये इजीली पॉसिबल है, क्योंकि ये पूरा मार्क्स स्कोरिंग है और हर एक चीज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। प्लस में साथ साथ में मैंने आपको आपके सिलेबस के अंदर हर चैप्टर के बाद में आपको दिए हैं बेटा क्वेश्चन। हर चैप्टर के बाद में आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपके एमसीक्यूज भी मिलेंगे, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा और साथ साथ में उस चैप्टर का आपको फ्लो चार्ट मिलेगा, जो कि मैंने हर चैप्टर के साथ में एंड में आपको दिया है, वो भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये बात करते हैं। तो भैया बात करते हैं ऑडिटिंग के रिगार्डिंग। तो मेरा पहला प्रश्न उठता है यहां पर कि ऑडिटिंग होती क्या है। ये पहला क्वेश्चन है क्या? नहीं, मेरा पहला प्रश्न ये है कि ऑडिटिंग करना क्यों है। रिमेंबर, तो हम पहली बात करने वाले हैं, फर्स्ट हमारी जो बात चलने वाली है वो हमारी बात चलने वाली है ऑडिटिंग करना क्यों है, ऑडिटिंग की क्यों जाती है, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि कंपनीज को ऑडिटिंग करनी पड़ती है, करनी होती है। और इसी के थ्रू हमारे पास में पूरा पार्ट हम कवर करने वाले हैं। चलिए, तो बात करते हैं भैया, एक बात समझना, रियल कहानी बात करते हैं। ठीक है, सुनना। आप जानते हो ना, देश के अंदर इतनी सारी कंपनीज हैं, देश में बहुत सारी कंपनीज हैं। और कंपनीज, मान लो एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आरआईएल की बात कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, क्या रिलायंस कंपनी के अंदर, रिलायंस के अंदर सारा पैसा अंबानी फैमिली का है क्या? आंसर इज नो, ऐसा तो नहीं है सर। तो किसका पैसा है भाई? रिलायंस कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी तो होंगे सर। हैं, होंगे क्या? हैं सर। तो क्वेश्चन इज, सिर्फ अंबानी फैमिली का पैसा नहीं है, पैसा है उन सारे शेयर होल्डर्स का जिन्होंने इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके इसमें पैसा लगा रखा है, इस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। रिमेंबर, इन शॉर्ट, दे आर द शेयर होल्डर, वो कंपनी के एक्चुअल मालिक हैं। मालिक अंबानी फैमिली नहीं है। अंबानी फैमिली तो भैया सिंपल सी बात है, 52% स्टेक, कंपनी के 52% स्टेक लेके बैठी है कि कंट्रोल उनके पास में रहे। लेकिन उसके अलावा बाकी 48% कौन है?
वो है बेटा हम जैसे शेयर होल्डर्स। तो क्वेश्चन ये आता है, जब इन शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जब इस कंपनी में इन लोगों ने अपना पैसा लगाया होगा, तो एक बात बताओ, ये तो जानना चाहते हैं ना कि भैया कंपनी में क्या चल रहा है, आज इनके पैसे का यूज कहां पर हो रहा है, कितना यूज हुआ, क्या सही यूज हुआ नहीं हुआ। क्योंकि सिंपल सी बात आप जानते हो, कंपनी तो क्या होती है सर, कंपनी होती है आर्टिफिशियल पर्सन। हम जानते हैं इस बात को। कंपनी कौन है? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, इसलिए उसको चलाने वाले लोग कौन है? इसलिए उस कंपनी को चलाता कौन है? चलाता है बेटा मैनेजमेंट। वही मैनेजमेंट इन लोगों के पैसों का डिसीजन और इस कंपनी के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है वो अकेला मैनेजमेंट लेता है। इसे शॉर्ट नाम क्या बोलते हैं? इसको हम सेकंड नाम से बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एज यू नो, इसी को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्वेश्चन ये आता है कि इन शेयर होल्डर का पैसा जो लगा हुआ है, अब ये भी तो जानेंगे ना कि बताओ भैया हमारे पैसे का किया क्या तुम लोगों ने, हमारे पैसे का किया क्या तुम लोगों ने। तो क्वेश्चन इज, इनको भरोसा दिलाने के लिए हाँ भाई तुम्हारा पैसा सही जगह यूज हो रहा है, इसीलिए ये मैनेजमेंट क्या करता है, ये मैनेजमेंट इन शेयर होल्डर्स को, इन शेयर होल्डर को टाइमली बेसिस पर क्या करता है, टाइमली बेसिस पर क्या देता है, ये देता है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के। बोलता है कोई दिक्कत नहीं, लो भैया हमारे पास पूरा हिसाब है। तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा के, मतलब इन शॉर्ट खुद बनाते हैं नहीं, मैनेजमेंट बनवाता है अपने अकाउंटेंट से। तो अकाउंटेंट्स को बोलकर ये क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करवाता है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, या फिर अदर नोट्स एंड बुक्स अकाउंट्स हो। मतलब इन शॉर्ट वो क्या करता है, बोले काम करो, लो भैया तुम्हारा पैसे का हिसाब ये रहा। क्या बोल रहा है? लो तुम्हारे पैसे का हिसाब ये रहा। अब मुद्दा ये आता है यार कि ये जो पैसे का हिसाब मांगा और इन्होंने बना के दे दिया, अब क्वेश्चन ये है कि मैनेजमेंट जो है, क्या क्वेश्चन है, जो मैनेजमेंट होता है बेटा, मैनेजमेंट का खुद का पर्सनल मोटो क्या है? मैनेजमेंट का को बेनिफिट है रेवेन्यू से। तो सिंपल सी बात है, हो सकता है कि रेवेन्यू पर उनको कमीशन मिलता है, इसलिए उनका टारगेट है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, कि रेवेन्यू इंक्रीज हो। इसलिए हो ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि उन अकाउंट्स के अंदर मैनिपुलेशंस किए हो, गड़बड़ियां की हो, बट एक्चुअली इसी वजह से कभी भी इन दोनों के बीच में भरोसा नहीं बन पाता। रिमेंबर, शेयर होल्डर कभी भी मैनेजमेंट पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करता, इसीलिए वो कहता है भैया कोई ऐसा इंसान मिल जाए, एक ऐसा इंसान हो जो स्पेसिफिकली ये जो अकाउंट्स इन कंपनी ने हमें बना के दिए, ये जो हिसाब बना के दिया कि हमारा पैसे का यूज उन्होंने कहां कहां पे किया, चाहे मजे लिए नहीं लिए, मन में हमेशा डाउट रहता है। और इस डाउट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इस डाउट को खत्म करने के लिए इन शेयर होल्डर को क्या चाहिए, इसी को खत्म करने के लिए इन शेयर होल्डर को चाहिए एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो कि इनको चेक कर सके, इन अकाउंट्स को चेक कर सके कि क्या ये अकाउंट सही है या नहीं है। तो मतलब इन शॉर्ट उन्हें चाहिए एक ऐसा इंसान जो कि इंडिपेंडेंट होके काम कर सके। क्या कर सके? इंडिपेंडेंट होके काम कर सके। तो इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए जो इन अकाउंट्स का क्या कर सके, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर सके। बोलो हाँ है ना? बोलो एग्जैक्टली सर। मतलब इंडिपेंडेंट पर्सन जो इंडिपेंडेंट होके एग्जामिनेशन कर सके। सर एग्जामिनेशन मतलब चेक करना बोलते हैं, रिमेंबर। तो एग्जामिनेशन कर सके, अगर बोलूं एग्जामिनेशन कर सके, तो क्वेश्चन ये आता है भाई, बात समझना, इसका मतलब दोनों में क्या कमी है? इन दोनों के बीच में जो कमी है वो है बेटा भरोसे की। मैनेजमेंट को भी पता है कि भैया यस हम पैसा यूज कर रहे हैं और हम पे शेयर होल्डर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। तो भरोसे को बनाने के लिए उनको चाहिए, क्या चाहिए? उनको चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि ना तो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ हो, मतलब जो ना तो मैनेजमेंट का फेवर ले और ना ही वो कंपनी का फेवर ले, रिमेंबर, ना ही शेयर होल्डर का फेवर ले। मतलब इसका मतलब वो डिपेंडेंट ना हो किसी पर भी, इसका मतलब उसके डिसीजन डिपेंडेंट ना हो किसी पर भी। तो क्वेश्चन ही आता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को वो अपॉइंट करते हैं और क्या करते हैं, ताकि वो इन अकाउंट्स को एग्जामाइन कर सके, मतलब इन अकाउंट्स को चेक कर सके। चेक करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा अकाउंट देख लिया, हाँ अच्छे हैं, नहीं, आंख बंद करके भरोसा ना करे, वो प्रॉपर डिटेल में तह तक जाके, बॉटम तक जाके वेरीफाई करे कि क्या ये अकाउंट सही है या नहीं है, क्या कोई गड़बड़ी है, और उन गड़बड़ियों के बारे में इन शेयर होल्डर के पास भी इनको इंफॉर्मेशन दे। तो यस, यहीं पर रोल आता है हमारे पास में। हम बात करते हैं कौन है वो इंडिपेंडेंट पर्सन, हम बात करते हैं कौन है वो इंडिपेंडेंट पर्सन। बेटा उसी को नाम दिया गया है ऑडिटर। यस, वो व्यक्ति जो ना सिर्फ अकाउंट्स को चेक करता है बल्कि क्या करता है,
वो इंस्पेक्शन भी करता है, वो एविडेंस भी इकट्ठे करता है, वो उसके बाद में कंक्लूजन भी ड्रॉ करता है, उसके बाद उतना ओपिनियन देता है और एडवर्स जो बातें होती हैं, जो नेगेटिव बातें, उनको भी सामने रखता है और अपनी रिपोर्ट के जरिए इन सभी शेयर होल्डर्स को क्या करता है, रिपोर्ट करके कम्युनिकेट भी करता है। तो अकेला इतना सा काम नहीं है उसका, सिर्फ अकाउंट चेक करना ही ऑडिटिंग नहीं कहलाता बेटा। इसलिए हम जानेंगे डिटेल पार्ट के अंदर कि क्या है एक्चुअल ऑडिटिंग वाला पार्ट। तो एक और बात करते हैं, क्योंकि मैं पूरे सिलेबस को आपकी एक कहानी में पिरोने वाला हूं। आइए बात करते हैं। तो यहां तक क्लियर है कि आपस में भरोसा नहीं है और पैसा का यूज कहां पे किए, इसको दे बताने के लिए उन्होंने अकाउंट बना के दे दिए। इन्हीं को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एज यू नो, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दिया। और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए इन शेयर होल्डर्स ने क्या किया, इन शेयर होल्डर ने डिमांड की किसकी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसको हम नाम देते हैं ऑडिटर। आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, ऑडिटर जो है बेसिकली है बेटा, ये क्या करता है? सर हमने बोला ये वर्ड क्या है, ये क्या करता है? सर ये एक प्रोसेस फॉलो करता है, ये एक प्रोसेस फॉलो करता है। एंड दैट प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? ये प्रोसेस फॉलो करता है, चाहे कि सबसे पहले जो अकाउंट्स बनाए हैं उनका इंस्पेक्शन करना, कि पहले मैं इंस्पेक्शन करूंगा, इंस्पेक्शन करने के बाद में मैं यहां पर इनके रिगार्डिंग जो जो चीज चेक करूंगा, चाहे मैं परचेज चेक कर रहा हूं, चाहे मैं कैश चेक कर रहा हूं, चाहे मैं सेल चेक कर रहा हूं, कंपनी के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग जितनी सारी चीजें हैं, मैं उन सब पर एविडेंस इकट्ठे करूं। और एविडेंस इकट्ठा करने के बाद फिर मैं फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुंचूं, और कंक्लूजन पर पहुंचने के बाद में मैं अपना एक ओपिनियन बना सकूं, मैं अपना एक ओपिनियन बना सकूं। और ये पूरा प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस, इसी प्रोसेस को मेरे लाल क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं ऑडिटिंग। तो एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, ऐसा नहीं पूछा जाता। एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारा कंटेंट है ऐसा जो कि पूछने के लिए है। तो पॉइंट ये आता है, ऑडिटिंग क्या होता है? नॉर्मली द प्रोसेस जो कि फॉलो करता है ऑडिटर, किसके लिए? अकाउंट्स को इंस्पेक्शन करने के लिए, एविडेंस इकट्ठे करने के लिए, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, और फाइनली पहुंचता है वहां पे हमारे पास में अपना ओपिनियन देने के लिए। तो गाइज ये पूरी कहानी चलती है। आओ इसमें और डीप में जाते हैं, इतना काफी नहीं, और डीप में जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, आप समझना मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन ये आता है कि सर कंपनी जो अकाउंट्स बनाती है, कंपनी जो अकाउंट बनाती है, जब मैनेजमेंट को पता है कि शेयर होल्डर का पैसा हमारे पास में है, ओनर कोई और है, हम काम कर रहे हैं उनके लिए, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या उनको अकाउंट ट्रू एंड फेयर बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए? सोचो ध्यान से बात को। तो मेरा प्रश्न शुरू होता है अकाउंटिंग से, प्रश्न शुरू होता है अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग से ऑडिटिंग तक की कहानी क्या बनती है, आओ बात करते हैं। तो कहानी की शुरुआत है अकाउंटिंग के साथ में। तो आपको पता है या आप नहीं पता तो अब याद रखना, सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन 3, सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। यस बेटा, हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर। सर हम तो ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं। बेटा सुनो तो सही, सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो, सारी बात बताऊंगा। पहले कहानी समझ लो, कहानी चल क्या रही है। पहली कहानी चल रही है, ऑडिटर को अपॉइंट तो कर लिया, बट करेगा क्या वो? ऑडिटर होता कौन है, कैसे दिमाग लगाएगा, सारी बातें करने वाला हूं। पहले मेरी बात समझना। तो अकाउंटिंग को, इस अकाउंटिंग में के लिए सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि जितनी भी सारी कंपनीज हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबल कंपनी हो या इवन नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हो, यस एग्जैक्टली, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिटेबल कंपनीज का ही आपका ऑडिटिंग होगा। एनपीओ का भी तो होता है। एनपीओ का बनाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कंपनी का बना रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना रहे हैं ना भैया। तो कोई भी एंटिटी, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म हो, भैया इन सब की ऑडिटिंग होती है। तो क्वेश्चन ये है कि जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनके लिए क्या बोला गया? बोला गया सेक्शन 123 में लिखा हुआ है कि इनको एक ट्रू एंड फेयर, कंपनीज को एक ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देनी है। दे शुड प्रोवाइड दी ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिकली क्या बोला? इनको एक प्रॉपर स्टेटमेंट बना के देनी है। जो जो इन्होंने बना के दिया, खुद ने नहीं बनाया ना, बनवाया है, अकाउंटेंट से बनवाया है, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करना चाहिए कंपनी के बारे में। बट तुम्हें क्या लगता है, रियलिटी सोचो ध्यान से, अगर इतना ही ट्रू एंड फेयर ये होते तो ऑडिटर की कभी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं, मतलब आप लोगों की कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही हो कि जानते हैं भैया ये मैनेजमेंट लगाता है अपना दिमाग, क्योंकि इसको प्रॉफिट से मतलब नहीं है। शेयर होल्डर को प्रॉफिट से मतलब, प्रॉफिट से ही मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा उनको, समझना। शेयर होल्डर को बेनिफिट किससे है? प्रॉफिट मिलेगा, बढ़ेगा तो डिविडेंड बढ़ेगा। बट एक्चुअली मैनेजमेंट को उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। मैनेजमेंट को फर्क पड़ता है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के बारे में। मैनेजमेंट चाहता है भैया मेरा रेवेन्यू बढ़ जाए, मेरा कमीशन बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट चाहेगा मेरी सैलरी भी बढ़ जाए, सिंपल सी बात, मुझे पैसा एक्स्ट्रा मिले मेरे पास में।
तो यहां पर जो धांधली हो रही है उसको बचाने के लिए ट्रू एंड सेक्शन भी बना रखा है सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन 3 के अंदर। लेकिन होता क्या है, आप सुनना ध्यान से बात को। इसी ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन को देने के लिए भी क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपके एक्ट के अंदर कि इसको बनाने का तरीका रहेगा, कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनीज नीड टू फॉलो, जितनी भी कंपनी है उनको फॉलो करना पड़ेगा। बेटा आप जानते हो, पढ़ते हो अकाउंट्स वाले पार्ट के अंदर भी क्या फॉलो करना पड़ेगा, दे हैव टू फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। रिमेंबर, अकाउंट्स को बनाने के लिए उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्लीज ये पूरी पिक्चर आपस में समझिए, कनेक्ट कीजिए क्या कनेक्ट पिक्चर चल रही है। रिमेंबर, ऑडिटर से कहानी जो निकली, इसी कहानी को मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं कि ऑडिटर से पहले बात करते हैं उन अकाउंट्स की जिनका ऑडिटर ये चेक करने वाला है, वेरीफाई करने वाला है, इंस्पेक्ट करने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं। तो पॉइंट क्या है, एज पर लॉ इन कंपनीज को ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, कैसे देंगे, तो लो कहता है भैया हमने आपके लिए बना रखे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड क्या बना रखे, आपके लिए रखे इंडेस। रिमेंबर, अब मुद्दा आता है सर इंडेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस हाँ आप जानते हो बेटा, इंडिया जो अकाउंटिंग जो एएस होते हैं वो बेसिकली जितनी भी इंडिया के अंदर स्मॉल एंटिटीज हैं, जितनी भी स्मॉल एंटिटीज हैं, स्मॉल बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं, उनके लिए जरूरी वो लोग फॉलो करते हैं। रिमेंबर, और इंडिया इसका मेन जो फंडामेंटल बेस है किसके लिए है, दैट इज फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगी, वो फॉलो करेंगी बेटा इंडेस। रिमेंबर, बड़ी एंटिटीज फॉलो करती है इंडेस वाला पार्ट, और स्मॉल एंटिटीज जो फॉलो करती है वो बेसिकली फॉलो करती है कौन सी, हमारे पास इंडेस और एएस वाला पार्ट। अब एक्चुअली इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चाहे शेड्यूल 3 पे अकाउंट बनाने हो आपके पास में, या आपके पास एएस फॉलो करना है, इंडेस फॉलो करना है, बेटा इसी को एक नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं, इन्हीं को नाम दिया गया, इनको बोलते हैं बेटा अपने पास में एफआरएफ। क्या बोलते हैं, नाम बोल रहा हूं एफआरएफ। सर ये क्या होता है, बेटा एफआरएफ का मतलब होता है, लिख लो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर हमें नोट भी करना है, हाँ आपको नोट करना है ये वाला पार्ट, पहले पिक्चर समझनी है फिर नोट करना। ठीक है, तो पिक्चर यहां तक क्लियर है। अब क्या बोला, अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा। ये अभी बात करें अकाउंट कैसे बनते हैं। रिमेंबर, तो एफआरएफ का मतलब क्या है, एफआरएफ का मतलब होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैं अभी बुक पे लौटूंगा, प्रॉपर ध्यान रखना, पहले हम इसको बाइंड में बिठाएंगे कि एक्चुअली चक्कर क्या है। व्हाट इज एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब इन शॉर्ट जो कंपनी जो बिजनेस अपने अकाउंट्स बना रहे हैं उन्हें इन सारे इन जो एएस हैं, शेड्यूल 3 है, इंडिया से, इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, और वो फॉलो करने को बोलते हैं एफआरएफ। अब क्वेश्चन ये है कि जरूरी है क्या, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक स्कूल है, एक हॉस्पिटल है, क्या सबके सब लोग कॉमन एफआरएफ फॉलो करेंगे, आंसर इज नो, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो एफआरएफ का मतलब क्या है, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं कि जितने भी एंटिटीज हैं दे विल फॉलो द एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या बोलते हैं, वो फॉलो करेंगे जो उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। चाहे एग्जांपल के लिए बोलता हूं, एग्जांपल के लिए सोचो ध्यान से, सोचना ध्यान से, अगर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अगर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या प्रॉफिट एंटिटी है, तो वो बनाएगी अपने लिए प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो सब बना रही है। लेकिन अगर वहीं पे बात करूं एनपीओ के रिगार्डिंग, रिमेंबर, तो वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि सबके लिए एफआरएफ सेम होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है, नो सर, ऐसा रिक्वायर्ड तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी एंटिटीज के लिए अपना अपना अलग अलग एफआरएफ हो सकता है। बट लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी तुम एफआरएफ फॉलो कर रहे हो, जो भी तुम एफआरएफ फॉलो कर रहे हो, उस एफआरएफ को फॉलो करके हमें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो जो कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर देती हो। लेकिन यहां पर बेटा फिर से वही आ गया कि ये बनवा कौन रहा है, ये एफआरएफ डिसाइड कौन कर रहा है, मतलब इन शॉर्ट क्या इन एफआरएफ को एज इट इज वैसा ही यूज किया गया, क्या इन एफआरएफ को वैसा ही यूज किया गया जैसा कि लो ने बोला है। तो यहां पर पूरी पिक्चर में गेम खेलता है कौन, आपका मैनेजमेंट। यहां पर आपका मैनेजमेंट दिमाग लगाता है और बोलता देखो भैया बात ऐसी है, ऐसे तो हमारी जेबें नहीं भरेंगी, ऐसे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अगर हम हर दिन का रिकॉर्ड देते बैठेंगे दिक्कत है। तो क्वेश्चन है कि माना कंपनीज को, एंटिटीज को, बिजनेसेस को एक एफआरएफ फॉलो करना होता है, दैट इज एप्लीकेबल एफआरएफ, और यस उसके लिए अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है कि हॉस्पिटल्स के अंदर क्या रहेगा, होटल्स को क्या फॉलो करना है, स्कूल को क्या फॉलो करना है, कंपनीज को क्या फॉलो करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या फॉलो करेंगी, ये सब बता रखा है पहले से। आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप चाहे पार्टनरशिप फॉर्म यूज करते हो, आपके लिए बनी हुई ये चीजें। बट द क्वेश्चन इज, जब ये एफआरएफ वाली बात आती है तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैनेजमेंट ने जो एफआरएफ था, जो एफआरएफ है, एंड जो एक्चुअल अकाउंट बनाए, जो फ्रेमवर्क था वो वाला और जो एक्चुअल अकाउंट्स बनाए,
क्या उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है? तो ये सिंपल सी बात है, यहीं पे तो बात आ रही है। शेयर होल्डर क्यों भरोसा नहीं कर रहे? शेयर होल्डर का भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मैनेजमेंट पे ये भरोसा नहीं है कि एक्चुअली जो एफआरएफ फॉलो किया गया, जो अकाउंट्स हमें बना के दिए गए, कि एक्चुअली उन उन अकाउंट्स को, उन सारी स्टेटमेंट्स को एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाया गया, नहीं बनाया गया। और मेनली यही चेक करवाने के लिए उन्होंने इस व्यक्ति को, इस प्रोफेशनल पर्सन को अपॉइंट किया, जिसे हम बोलते हैं ऑडिटर। आगे बात करते हैं, यहां तक क्लियर? आगे बात करते हैं। अब समझते हैं कि सर क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैनेजमेंट ने फॉलो नहीं किया एफआरएफ को। मतलब इन शॉर्ट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर एफआरएफ या एक्चुअल, सुनना, कि अगर एफआरएफ और एक्चुअल अकाउंट जो बने हैं, एक्चुअल स्टेटमेंट जो बनी है, अगर उनमें डिफरेंस आया तो क्या? प्लीज ये पूरी कहानी समझना। अगर ये पूरी कहानी तुम सुन लेते हो बेटा, आई कैन गारंटी तुम्हें ऑडिट को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कहीं पे भी, और ना ही कभी माइंड लगाना पड़ेगा क्या लिखा हो इसके अंदर। हर एक लाइन तुम्हें याद होगी, ये मैं प्रूव करूंगा इस क्लास के अंदर ही। ये अभी तुम्हें कहानी सुनो, फिर हम नोट्स पे लौटेंगे, वहां दिखाऊंगा क्या क्या लिखा हुआ है पूरा पार्ट, ठीक है? तो बात समझते हैं। मैनेजमेंट अगर एफआरएफ को और किसको, एफआरएफ और एक्चुअल अकाउंट्स को फॉलो नहीं करता, मतलब उसके एक्चुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है वो एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग नहीं बनी है, तो क्या क्रिएट होगा? क्रिएट होगा बेटा डिफरेंस। क्या क्रिएट होगा? क्रिएट होगा डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपकी ऑडिटिंग में क्या बोलते हैं? इस डिफरेंस को बेटा ऑडिटिंग सेंस में क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। आपने क्या किया? कहा जाएगा मैनेजमेंट ने क्या किया, कहा जाएगा उस कंपनी ने, उस मैनेजमेंट ने क्या किया? उसने किया है मिस स्टेटमेंट। एग्जांपल दूं क्या होता है? सुनना ध्यान से बात को। ये डिफरेंस क्या है? आई एम गिविंग एग्जांपल ताकि तुमको और क्लैरिटी मिले। ये डिफरेंस कहां से क्रिएट हुआ? एग्जांपल देके बताता हूं। सोचो सोचो, कंपनीज क्या कर सकती हैं? कंपनी कर सकती हैं अपने कैश के अंदर, अपने डेटर्स के अंदर, अपनी इन्वेंट्रीज के अंदर, अपनी स्टॉक्स के अंदर क्या कर सकती है? वो बेटा उसको, उसकी अमाउंट को अगर इंक्रीज कर दे। सोचना, अगर उन्होंने दिखाया अरे भैया पैसा नहीं बच रहा, डेटर ज्यादा हो गए, रिमेंबर, और अगर वो उसकी अमाउंट को इंक्रीज करके दिखा दे, और ये होता भी है, रियलिटी सुन लो, आगे पढ़ोगे समझ में आएगा, बी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, अच्छा ये चीजें दिखेंगी हमें हमारे पास में। तो कंपनियां करती हैं, बिजनेस क्या करते हैं? बिजनेस अपने डाटा, इन्वेंट्री, स्टॉक, इसको इंक्रीज करके दिखा देते हैं। इस क्यों दिखाते हैं? पर्पस क्या है? पर्पस है भैया क्योंकि उनको दिखाने हैं फेक एक्सपेंसेस। क्या दिखाना है? इंक्रीज दिखा रहे हैं। क्यों वो इंक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि भैया हमारे पास तो बहुत खर्चा हो गया, कंपनी का पैसा नहीं है, जो पैसा तुमने, वो सारा पैसा लग चुका है। तो ये फेक एक्सपेंसेस के रूप में इन्हें शो करना चाहते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस है ताकि टैक्स में बेनिफिट मिल सके, ताकि टैक्स बेनिफिट ये लोग रिसीव कर सके। आप जानते हैं बेटा, अगर एक्सपेंस साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम बनेगा, प्रॉफिट कम बनेगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। ये इनकी जिंदगी का असली मोटिव होता है ऐसा काम करने का। या फिर और सुन लो एग्जांपल नंबर 2, या फिर हो सकता है कि इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखा दिया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में, रिमेंबर, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दिखा दिया हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में। मतलब अगेन उन्होंने ऐसा कुछ काम कर दिया जिसकी वजह से ये पिक्चर समझ में नहीं आ रही है। अब कॉमन सी बात है ना, जो शेयर होल्डर है वो तो डेली नहीं आने वाले कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो तो नहीं आने वाले। आ कौन रहा है भैया? यहां पर फर्क पड़ रहा है उन्हीं को, बट कर कौन रहा है? ये सारे काम कर रहा है बेटा यहां बैठ के प्यारा प्यारा मैनेजमेंट। ये कह रहा भैया कंट्रोल हमारे हाथ में है, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे, जानते नहीं हो क्या हमें डायरेक्टर बोलते हैं। तो ये वो सारे जो चंद मेहमान हैं, ये वो सारा काम कर रहे हैं कंपनी में बैठ के डिसीजन लेने का। अब यहां पर जो डिफरेंस आता है, इसे ऑडिटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? यहां तक क्लियर हो गया? समझ में क्या बोला मैंने? तो पॉइंट मैंने बोला कि भाई एफआरएफ के अकॉर्डिंग अकाउंट बनने चाहिए, आपके लॉ में लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है? अब उसके रिगार्डिंग एफआरएफ अकॉर्डिंग अकाउंट नहीं बनते, अगर बनते तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट कॉमन सेंस इंडिया में कोई बनाता ही नहीं है भाई, सिंपल यही, तभी तो ऑडिटर का इतना बड़ा रोल चलता है यहां पर। तो पॉइंट ये आता है, एफआरएफ जब आपके एक्चुअल स्टेटमेंट से मैच नहीं खाएंगे तो डिफरेंस निकलेगा, उस डिफरेंस को बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? द डिफरेंस इज टर्म्ड एज मिस स्टेटमेंट। और यह याद रखना, ये एक आपका वर्ड है, ये आपका एक वर्ड है जो आपके ऑडिटिंग में आगे चलने वाला है, प्रॉपर चैप्टर भी इसके ऊपर आने वाला है। तो पॉइंट ये आता है, यहां पर क्या होगा? यहां पर सर क्रिएट होगा मिस स्टेटमेंट। अब मिस स्टेटमेंट के ऊपर दो बातें आती हैं, सुनना। मिस स्टेटमेंट हो सकता है जानबूझकर की हो, और हो सकता है जानबूझकर ना की हो, मतलब इंटेंशनली नहीं करी
या इंटेंशनली की थी। तो क्वेश्चन आता है, याद रखना है, दो बात याद रखना, जब जब मिस स्टेटमेंट वर्ड ऑडिटिंग में हमारे पास में आएगा, ऑलवेज रिमेंबर, नंबर वन इज कॉल्ड, अगर ये मिस स्टेटमेंट हुई है इंटेंशनली, अगर ये मिस स्टेटमेंट हुई है इंटेंशनली, सोच समझ कर, डेलिब्रेटली, जानबूझ कर की गई है, अपनी जेबें भरने के लिए की गई है, खर्चा बचाने के लिए की गई है, पैसा दिखाने बचाने के लिए की गई है, तो भैया याद रखना, इसको हम कहते हैं फ्रॉड। यस, याद है, भूल गए, इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देने की इंटेंशन से किया गया काम, धोखा देने से इंटेंशन से किया गया मिस स्टेटमेंट, वो भी कौन सा, मटेरियल नेचर का। याद रखना, अकाउंट्स के अंदर की गई मिस स्टेटमेंट सिर्फ मिस स्टेटमेंट नहीं कहलाती, उसे हम बोलते हैं बेटा मटेरियल मिस स्टेटमेंट। याद है, उसे हम बोलते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल का मतलब, मटेरियल मतलब होता है जिससे किसी को फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ रहा है किसको, यहां पे शेयर होल्डर को फर्क पड़ रहा है यहां पर, क्योंकि उनका पैसा आप लोग यूज कर रहे हो। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो पॉइंट है, ये दो तरह से होती है। तो फर्स्ट इज कॉल्ड, अगर मैनेजमेंट ने ये काम जानबूझकर किया तो उसे कहते हैं बेटा हमारे पास में फ्रॉड, उसे बोलते हैं कि उन्होंने फ्रॉड किया है। दूसरा, हो सकता है भैया कि मैनेजमेंट खुद अकाउंट तो बना नहीं रहा, जो अकाउंटेंट उन्होंने हायर किए हुए, हो सकता है वो इतने स्किल्ड वाले ना हो, अभी नए नए फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस कम हो, या कोई भी ह्यूमन जो नेचर का होता है ना, ह्यूमन से कोई ह्यूमन एरर हो। तो क्वेश्चन ये आता है, पॉसिबली अगर कोई जो प्रॉब्लम है, वो स्टेटमेंट है, हो सकता है वो अनइंटेंशनली हो, मतलब जानबूझकर नहीं की, अनइंटेंशनली हो, वहां पर आपके पास में इंटेंशन नहीं थी, सोच समझ के नहीं किया, तब क्या होगा भाई, तब क्या होगा? तो लोग कहता है तब वहां पर क्या होगा? तो लीगल पार्ट में भी, यहां पर भी क्या बोलते हैं सर, उस केस के अंदर उसे हम नाम देते हैं बेटा, क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं एरर। तो आज के बाद हमेशा याद रखना, जब जब दो बातें आएंगी कि मिस स्टेटमेंट हुई है, तो आपके सामने दो वर्ड निकल के आएंगे, पहला वर्ड निकल के आता है फ्रॉड, एंड सेकंड वर्ड इज कॉल्ड एरर। तो एरर के ऊपर तो जो ऑडिटर है वो एक्शन कहेगा, ठीक है कर लो भाई, ठीक, एरर निकल के ठीक कर लो। एक्चुअली ऑडिटर को किससे फर्क पड़ता है बताना, गेस करो, सोचो। अगर यहां पर मिस स्टेटमेंट हुई, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, एक्चुअल स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रही एप्लीकेबल एफआरएफ के साथ में। मैं यूज कर रहा हूं, वर्ड कर रहा हूं, कौन सा यूज कर रहा हूं? मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एप्लीकेबल, जो उस एंटिटी के ऊपर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एप्लीकेबल है बेटा, जो एप्लीकेबल है सर, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं बना तो जाके निकल गई मिस स्टेटमेंट। अब यहां पर दो तरह की बातें निकल के आई, मैंने एग्जांपल भी दिया। अब सोचो, अगर ये जानबूझकर किया गया, कैश को बढ़ाना, डेटर को बढ़ाना, रिमेंबर इन्वेंट्री बढ़ा के दिखाना, तो जानबूझकर किया तो यही पार्ट कहलाएगा फ्रॉड, नंबर वन। लेकिन अगर ये जानबूझकर नहीं किया, आप गलती से मान लो 1 0 0 0 0 0 एक एक्स्ट्रा लगा दी, बोलो रिमेंबर लिखना था 100 रुपए की जगह 1000 लिखा गया, रिमेंबर, और आगे दोबारा 100 लिखा गया, तो दिख जाता है। ऐसा नहीं बोलूंगा भाई, एग्जांपल मान लो कहीं पे गलती करी कि दिखाए कि मान लो 100 करोड़ के डेटर एग्जांपल, ठीक है, 100 करोड़ के दिखाए, 100 करोड़ दिखा दिया, तो 100 के आगे एक जीरो और लगा दी, तो क्या हो गया? 1000 हो गया। अब आगे भी दोबारा 100 लिख रहे हो आप, ठीक है, तो वो इंटेंट दिख रहा है, आपकी इंटेंशन थी, जानबूझ के किया आप लोगों ने। गलती, एरर एक बार हो जाएगा, बार बार उसी एरर को रिपीट थोड़ी करते चलोगे आप, तो दिख जाता है कि भैया आपने इंटेंशनली किया है या आपकी इंटेंशन नहीं थी। तो क्वेश्चन ये आता है, अगर इंटेंशनली किया है तो फ्रॉड कहलाएगा, अगर इंटेंशन नहीं थी तो वो एरर कहलाएगा। अब मुझे सोच के बताओ, जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को, जिस प्रोफेशनल को यहां पर अपॉइंट किया गया था कि भैया तुम हमारे पूरे बिजनेस का पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दे, ये जो व्यक्ति यहां पर है जिसको हम नाम बोल रहे हैं, जो पर्सन तुम्हें यहां पे दिखाई दे रहा है जिसको हम नाम दे रहा हूं, सर कौन है ये? सर ये है हमारे पास में हमारा प्यारा ऑडिटर। जिस जो पर्सन यहां पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो हम बोलते हैं ऑडिटर बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, ये जो ऑडिटर है, ये जो ऑडिटर है, इसको किस चीज से सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? क्या इसे इंटेंशनली मिसस्टेटमेंट से फर्क पड़ेगा, या इसे जो इंटेंशनली नहीं था उससे फर्क पड़ेगा, मतलब फ्रॉड से फर्क पड़ेगा, एरर से फर्क पड़ेगा? और जब भी ये वर्ड आएंगे ध्यान रखना, मिसस्टेटमेंट इज इन टू टाइप, वन इज कॉल्ड फ्रॉड, अनदर इज कॉल्ड एरर। सोच के देखो क्या आंसर मिलेगा। सर हमें जवाब मिल चुका, क्या जवाब मिला? हमें जवाब मिला, ऑडिटर को फर्क पड़ता है सर आपके फ्रॉड और एरर में से, फ्रॉड से, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, रिमेंबर, बट सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है किससे? उसको फर्क पड़ता है बेटा फ्रॉड से, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन से नुकसान पहुंच रहा है, एरर से फर्क नहीं पड़ता, एरर से फर्क पड़ता है, रिमेंबर, बट फ्रॉड के ऊपर उसकी एक ड्यूटी बन जाती है कि उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसे उसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी विद इन 48 आवर्स। तो पॉइंट ये आता है समझना कि फ्रॉड जब होगा, फ्रॉड अगर हुआ या एरर जब हुआ तो क्या होगा, आगे भी समझते हैं। अब सोचो ध्यान से,
कंपनी के अकाउंट बन गए, निकल के आया कि उन्होंने मिस स्टेटमेंट की है। किसने पता लगाया सब कुछ? ये सब पता लगाया बेटा किसने? ये सब कुछ पता लगाया आपके ऑडिटर ने। अगर देखो दिखाता हूं पीछे, सुनना। ये सब कुछ नहीं पता लगाया, ये सब कुछ पता लगा रहा है कौन सा? आपका ऑडिटर। अब क्वेश्चन है कैसे पता लगा रहा है ये? अभी तक तो बात थी कि भैया ठीक है हम कर लेंगे, तो क्वेश्चन तो ये आया, ऑडिटर जो बेसिकली है बेटा, अब वो अपनी इस एरर के ऊपर और इस फ्रॉड के ऊपर अपनी ओपिनियन देने वाला है। सर सुनना क्या बोल रहा हूं, बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ओपिनियन पूछ रहा हूं, सुनना था, सो गैस करना इस पॉइंट को। क्या जो ऑडिटर होता है, क्या जो ऑडिटर होता है, क्या वो कंपनी के अकाउंट्स के लिए गारंटी बोल सकता है क्या? हाँ भैया मैंने प्रॉपर चेक कर लिया और मैं तुम्हें एब्सोल्यूट गारंटी देता हूं। इज इट सो गाइस? सोचना ध्यान से। क्या कोई ऑडिटर इस बात की गारंटी दे सकता है क्या कि नहीं नहीं, जो भी मेरे सामने अकाउंट्स आए, मैं गारंटी देता हूं कि इस अकाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है? इज इट सो? आंसर इज नो। कभी भी ऑडिटर, कभी भी डायरेक्टर, कभी भी ऑडिटर आपके पास में एब्सोल्यूट एश्योरेंस, या वी कैन यूज द वर्ड यूज करना, मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब गारंटी, गारंटी बोलूं या इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस वो इन शेयर होल्डर को कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता भाई, नहीं देता। क्या करता है बेटा, याद रखना हमेशा, ऑडिटर देता है बेटा ओनली ओपिनियन। क्या देता है? ओपिनियन, जिसे हम बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। वर्ड क्या है? नॉट एब्सोल्यूट, इट इज कॉल्ड रीजनेबल एश्योरेंस। तो मीनिंग क्या समझ में आया? गारंटी का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मैंने जो चेक किया, सब कुछ चेक कर लिया, कोई गड़बड़ी नहीं है। गारंटी कभी भी दी नहीं जाती है। इसलिए वर्ड क्या मिलता है? वर्ड मिलता है, यहां पर देता है वो ओपिनियन। ओपिनियन किसके रिगार्डिंग देता है? वो कहता है भैया जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, जो मैंने मांगा, जो मुझे चाहिए था, जिसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी मेरे पास में, जो मुझे इंफॉर्मेशन दी गई, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई, मैंने उसको ध्यान में रखते हुए, मैंने उसे वेरीफाई करते हुए, उसे क्रॉस चेक करते हुए, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इसमें क्या गड़बड़ियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं सब तुम्हें बता रहा हूं। तो मतलब इन शॉर्ट, जब ये सारी चीजें होती हैं तो क्या बोलते हैं सर, अगर उसके सामने, ऑडिटर के सामने कुछ निकल के भी आता है, यहां तक क्लियर है गाइस? सुना डिफरेंस निकल के आया, दैट इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। दो पार्ट में काउंट होता है और ये पार्ट आगे भी आएगा। ये पूरा जो पढ़ रहे हो कुछ नई कहानी नहीं, ये पूरा सिलेबस का पार्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ो। अब बात समझना। तो क्वेश्चन इज, ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड, यू कैन यूज द वर्ड, लिखो ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड, इट कैन नॉट प्रोवाइड, देखो एब्सोल्यूट एश्योरेंस। वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। मतलब इसी को बोलते हैं, वो कभी भी अपने द्वारा चेक किए गए अकाउंट्स के ऊपर गारंटी नहीं देता। और तुम भी ध्यान रखना, फ्यूचर में ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी तुम्हें किसी भी अकाउंट्स के ऊपर अपनी नहीं बोले हाँ मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख के ले लो मुझसे, ऐसा नहीं चलना। तुम्हें ऐसा कभी करना भी नहीं है भाई, ध्यान रखना। तो क्या देता है सर? वो क्या करता है? वो करता है यहां पर एक प्रोसेस, सुनना, मतलब वो क्या करता है? वो यहां करता है प्रोसेस। सर क्या प्रोसेस करता है? वही प्रोसेस जिसको हम नाम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। द प्रोसेस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, वेदर इट इज इंस्पेक्शन करना हुआ, एविडेंस इकट्ठे करना हुआ, उसको बोल। सर बताओगे मीनिंग? आओ बताता हूं, सुनो ध्यान से। मतलब ऑडिटर का रिगार्डिंग क्या बोला? ऑडिटर अपनी मर्जी नहीं चला रहा भाई, क्योंकि वो भी बाउंड है, वो भी बाउंड है एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के रिगार्डिंग। आइए आगे बात करने वाला हूं, अभी सुनो ध्यान से बात को। क्लियर है? तो ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट गारंटी नहीं देता है, ये बात ध्यान रखना, बिठाना है माइंड के अंदर, बिठा लो। आगे सुनना, आगे बात करते हैं। अब सुनो, तो क्या करता है ये सर? ऑडिटर फॉलो करता है एक प्रोसीजर, उसे एक प्रोसीजर या इसी को हम बोलते हैं प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। एंड दैट प्रोसेस इंक्लूड, नंबर 1, बोला वे क्या करोगे? बोले जाओ और जाके करो इंस्पेक्शन। क्या करता है? उसे करना होता है इंस्पेक्शन। उसके बाद में उसे इकट्ठे करने होते हैं एविडेंस, उसे करना होता है इंस्पेक्शन। ये पूरा सिलेबस का पार्ट है कि कैसे होता है इंस्पेक्शन, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या चीजें हैं, सब पढ़ने वाले, सब बातें करने वाले हैं। तो पॉइंट इज, उसे करना होता है इंस्पेक्शन। किस बात का इंस्पेक्शन? ये चेक करना कि क्या यूज कैश था, डाटा था, इन्वेंट्री था, स्टेटमेंट थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थी, क्या ये सही है या नहीं है। दूसरा, अब एग्जांपल समझना, सुनना। लेट्स सपोज, समझना, इंस्पेक्शन बोले तो लेट्स सपोज ऑडिटर को लगा कि भैया डाउट है परचेज के ऊपर। एग्जांपल लो, सुनना, हम एग्जांपल हियर गाइस, प्लीज ये कहानी सुन लो। इस कहानी के बाद तुम्हें ये पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा अपने आप से। मैं लिख के बोल सकता हूं, बात सुनना ध्यान से, बात करो तो पॉइंट समझना। तो क्या करना पड़ेगा? सारा काम हो गया, अब उसके सामने फ्रॉड एरर निकल रहा था। कहां से निकले एरर?
क्या होता है फ्रॉड एरर? अगर कंपनी ने, मैनेजमेंट ने ये सब कुछ करके बैठी है, अगर मैनेजमेंट ये किसने कर रखा है? ये सब कर रखा है मैनेजमेंट ने। तो मैनेजमेंट ने अगर सब कुछ कर रखा है तो इसको वेरीफाई कैसे करेगा वो? तो बोला भैया वो वेरीफाई करेगा इंस्पेक्शन के थ्रू। कैसे? एग्जांपल लेके बोलता हूं। एग्जांपल के लिए मान लो यहां पर जब ऑडिटर के सामने अकाउंट्स निकल के आए, जहां पर ऑडिटर के सामने अकाउंट निकल के, एग्जांपल सुनना, ऑडिटर की तो आंखें खुल गई भैया कि क्या चल रहा है ये। ऑडिटर कह रहा है भैया फ्रॉड एरर, फ्रॉड एरर। बट ये फ्रॉड एरर वाली कहानी आई कहां से? ये फ्रॉड और एरर वाली कहानी आई कहां से? तो ऑडिटर बोला लेट सपोज मुझे डाउट है परचेज के ऊपर। एग्जांपल सुनना, कंपनी के या बिजनेस के जो परचेज सेगमेंट है ना, मुझे उस पर भरोसा नहीं हो रहा और वो उसके रिगार्डिंग इंस्पेक्शन करना चाहता है। अकाउंट सामने है तो लगेगा ना, अरे यहां पर वैल्यू कुछ और लिखी है, यहां पर कुछ और लिखी है, यहां पे अमाउंट कुछ और है, ये प्रोविजन अलग बना रखा है, कैसे करेगा भैया? तो इंस्पेक्शन का प्रोसेस चालू होता है बेटा यहां से। कहां से शुरू होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम कलेक्टिंग एविडेंस। और आपके पास टॉपिक भी है, आपके पास इसको बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑडिट एविडेंस। क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग एविडेंस बोलते हैं इसको। तो इन शॉर्ट आई एम यूजिंग द वर्ड एविडेंस, मतलब ऑडिटिंग एविडेंस। मैं बोल रहा हूं बेटे कहानी में तुम्हारे पूरे मॉड्यूल कवर कर लूंगा, ध्यान रखना। मैं सुनना, आगे बढ़ता हूं, पॉइंट समझना। अब लेट्स सपोज उसे परचेज पे डाउट है, तो बताओ अगर किसी ऑडिटर को परचेज पे डाउट है तो क्या चेक करेगा? क्या वो सेल चेक करेगा? टेल मी। या बैलेंस शीट देख के आइडिया मिल जाएगा उसको? अरे बेवकूफ थोड़ी है वो, भाई प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल को पता है परचेज चेक करने के लिए मुझे परचेज की रिगार्डिंग डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। कहां से करेगा? तो बोले एक काम करो, उनको बोलेगा, किसको बोलेगा? मैनेजमेंट को बोलेगा काम करो, चलो मेरे को ला के दो। क्या ला के दो? बोले एक काम करो, लाओ मुझे प्रोवाइड कराओ तुम्हारे परचेज ऑर्डर्स। एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, परचेज ऑर्डर निकालो। रिमेंबर क्या ऑर्डर्स है? नंबर 2, दिखाओ मुझे तुम्हारे इनवॉइसेस। बिल भी तो होंगे तुम्हारे पास में, या ऐसे ही बैठे हो? परचेज की इनवॉइस निकालो, ठीक है। उसके बाद में ये क्या बोल रहा है? लिसन टू मी गाइस, जब आपने पास में वो अपनी प्रोफेशनल नॉलेज यूज करता है ऑडिटर, तो ये सारे काम करता है। क्या बोलेगा? जिस पे डाउट हुआ, शक हुआ, उसके रिगार्डिंग क्या बोलता है? निकालो उसके ऑर्डर, निकालो उसकी इनवॉइसेस। भाई पेमेंट भी तो की होगी, दिखाओ मुझे पेमेंट्स की रिसीट, दिखाओ मुझे पेमेंट की स्टेटमेंट्स, ठीक है। और बोलता है, बोला और एक काम करो, चलो अगर तब भी समझ में नहीं आया तो सामान लाए होंगे, स्टॉक तो होगा, इन्वेंट्री तो होगी, या सारी बेच दी। पॉइंट इज, फिर क्या करता है? बोले काम करो, अगर उसे रिक्वायरमेंट पड़ी तो वो जाके क्वालिटी भी चेक करता है कि जो क्वालिटी का आइटम आपने लिखा हुआ है। एग्जांपल के लिए मान लो आइटम लिखा है 100 रुपए का, एक आइटम 100 रुपए का आया, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का आया है, और सामान तुम्हें दिख रहा है 2 रुपए का आइटम, 2 रुपए का प्रोडक्ट का, तो क्वालिटी चेकिंग भी वो करवा सकता है। यस, समझ लो, अकाउंट चेक नहीं करता भाई, वो हर वो काम करता है जिसकी वजह से वो एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड कर सके उन सारे स्टेक होल्डर्स को जो उस पर भरोसा करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट इज कॉल, इसी को बोलते हैं, ऑल दीज थिंग जो दिख रहा है आपको ये पार्ट, ये चीजें, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, पेमेंट, इन्हें कहा जाता है मेरे लाल, इनको बोलते हैं ऑडिट एविडेंस बोलते हैं। क्या देगा? मतलब एविडेंस कलेक्ट करना, किसके लिए? अपने ऑडिट प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, इस कॉल ऑडिट एविडेंस बोलते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ूं, आगे आता हूं। तो अब क्या होगा? जब एविडेंस इकट्ठे हो जाएंगे, अब नंबर किसका आएगा? फिर नंबर आता है भैया कि अब वो पहुंचेगा एक जजमेंट के पास में। अच्छा, क्या गड़बड़ियां निकल के आई, तो अब यहां पर वो करता है बेटा कंक्लूड। क्या करता है? वो ड्रॉ करता है कंक्लूजन। मतलब किस टाइप का कंक्लूजन? आप पढ़ोगे आगे इसके बारे में कि फिर क्या होता है कंक्लूजन का मतलब, कि क्या जो उसके सामने इंफॉर्मेशन आई, जो एविडेंस निकल के आए, जो फ्रॉड निकल के आए, क्या सच में मैनेजमेंट ने गलती की थी, क्या सच में प्रॉब्लम थी? तो यहां पर इसी कंक्लूजन को ड्रॉ करने के बाद हम पढ़ेंगे अपने पास में आगे, ये हम पढ़ेंगे हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ये आएगा हमारे पास में, आगे आएगा, नेक्स्ट आएगा, ठीक है। लिख देता हूं यहां पे, आगे तुम्हें आइडिया रहे, ठीक है। और उसके बाद में उसी कंक्लूजन के आधार पर क्या करता है? उसी के आधार पर वो बनाता है बेटा अपना ओपिनियन। याद रखना क्या बोल रहा हूं, वो देता है अपना ओपिनियन। ऑलवेज रिमेंबर, आप और क्या वर्ड यूज कर रहे हो? आप वर्ड यूज कर रहे हो बेटा ओपिनियन। क्यों? क्योंकि आपने अभी पढ़ा, ऑडिटर कभी भी अपने पास साइड से कंप्लीट गारंटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्योंकि आपको क्या पता, आप तो आज आए हो भैया चेक करने अकाउंट्स, एग्जांपल के लिए आप अपनी प्रोफेशनल नॉलेज पूरी तरह यूज भी कर लोगे यूज, बट स्टिल पॉसिबिलिटीज है ना कि मैनेजमेंट ने गड़बड़ियां कर रखी हो डीप में जाके। नए नए चोर ना, बहुत पुराने चोरी चलती हुई आ रही है, तो कितना पता लगाओगे? चलो तुम तो बोल दो, वो तो बोल देंगे देखा हमारा तो अकाउंट ऑडिट हो चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो, ऐसा नहीं है भाई।
इसीलिए ये प्रेफरेबल होता है कि ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर हमेशा अपना ओपिनियन देगा, मतलब वो देगा रीजन हाई लेवल, क्या बोलूंगा, वो देगा हाई लेवल बट रीजनेबल एश्योरेंस। क्या देगा, वो हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देगा उन सारे स्टेक होल्डर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू, मतलब अपनी ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू, मतलब इन शॉर्ट ये ओपिनियन कैसे देता है, ओपिनियन देता है भैया अपनी रिपोर्ट के थ्रू। तो वी आर हैविंग ए टॉपिक ऑल्सो ऑडिट रिपोर्ट, हम पढ़ेंगे अपने पास में ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अब रिपोर्ट करेगा और रिपोर्ट को क्या करेगा, कम्युनिकेट करता है। रिपोर्ट क्या करता है, रिपोर्ट को क्या करेगा, रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट को फिर सबमिट करता है। हम पढ़ेंगे पूरा इसके बारे में, सबमिट कहां करता है, कैसे करता है, क्या रिपोर्ट में होना चाहिए, रिमेंबर क्या रिकमेंडेशंस का पार्ट क्या होता है, सब पढ़ने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे बता रहा हूं, ये वाली पिक्चर में ही मैं आगे कंटेंट कंटिन्यू करूंगा। इन शॉर्ट इस कहानी के अंदर यहाँ हमारी पूरे ऑडिट के चैप्टर को मैं कनेक्ट कर जाऊंगा कि आगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, सुन लो फिर नोट कर लेना, रिमेंबर, और उसके बाद में इसको आगे बढ़ेंगे। अब बात समझ में आई। तो अब यहां पर सबमिट करता अपनी रिपोर्ट के बारे में। अब एक क्वेश्चन ये आता है, नोट करना, इस पार्ट को नोट कर सकते हैं आप, एक काम करो, यू वांट टू नोट, पहले नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो, ठीक है, ओके। यहां तो नोट हो गया, आगे रू, चलो पॉज करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल, अब क्या किया उसने, अपॉइंट किया, ये आया सेकंड पार्ट हमारे पास। ये पूरा प्रोसेस अपने हाथ से लिख लो यार, और लिख लो, लिखोगे याद होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पॉज कर लो। मैनेजमेंट ने क्या कारनामे कर रखे हैं उसकी पिक्चर है, आगे आता हूं। अब बात करते हैं वो कैसे अपना रोल आगे बढ़ाता है, रिमेंबर, क्योंकि इसी प्रोसीजर को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑडिटिंग, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग। और जो पर्सन ये परफॉर्म कर रहा है दैट इज कॉल्ड ऑडिटर, ऑडिटर। तो भैया सर आपने मीनिंग तो लिखवाया नहीं, अभी बता रहा हूं भैया, पूरी कहानी सुन ली तुमने, सुन ली, समझ में आ गई, अब लिखो इसका मीनिंग। अब तुम्हें मीनिंग समझाना नहीं पड़ेगा मेरे को, समझ में अपने आप आएगा, यही तो फायदा है इस चीज का। तो जवाब दो मुझे, क्या मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं, नंबर वन इज कॉल, मैं पूछूं बताओ हु इज कॉल्ड ऑडिटर, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है, हु इज कॉल्ड ऑडिटर और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, ऑडिटिंग इज ए प्रोसेस, ऑडिटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग, ए प्रोसेस ऑफ, देखो, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन बोले तो चेक करने को बोलते हैं, एग्जाम मतलब चेक करना, पेपर वाला पेपर नहीं बोला, एग्जाम बोल रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जाम चेक करना। इंडिपेंडेंट मतलब चेक करो, ऑडिटर किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, ना तो उसका कनेक्शन किससे, आप एक पार्ट पढ़ते भी हो, व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड सेक्शन 129 सब सेक्शन 3, क्योंकि रीजन इज कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन नहीं बन सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता। तो पॉइंट याद सुनना सर, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका, किसका, ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रट्टा मारना मना है भाई, इसी को ध्यान से पॉइंट को गाना, पहले यहां बिठाओ फिर यहां लिखो। तो पॉइंट ये है, एक ऐसा प्रोसेस, कौन सा भाई, एक ऐसा प्रोसेस जो बताता है किस करता, क्या करता है, करता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका, कंपनी अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, रिमेंबर, आओ बात किसका, बोला स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, बिजनेस एंटिटीज, बिजनेस एंटिटीज, या आई कैन यूज दी वर्ड वेदर, लिखो इसके आगे, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या ना हो, लिख दूं क्या, लिख दो सर, लिख दो, वेदर सच एंटिटी, वेदर सच एंटिटी इज प्रॉफिटेबल और नॉट, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या ना हो, वेदर सच एंटिटी इज प्रॉफिटेबल और नॉट, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिटेबल हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा भैया, ना ना ना, हम तो भैया सिंपल सी बात, हमें तो तुम बोल दो किसका ऑडिट करना है, हम तो उसका कर देंगे भैया, हमको अपनी फीस से मतलब है, रिमेंबर, हमारा हमारा तो काम यही है, हमारा तो काम यही है, तुम कह दो किसका करना है, चाहे प्रॉफिटेबल हो या तुम एनपीओ हो, तुम पार्टनरशिप फॉर्म हो, तुम कुछ भी हो भैया, हम तुम्हारा ऑडिट कर देंगे, तुम अगर हमें बता दो बस, खाली करना है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ता हूं, तो किसका बोला, ए प्रोसेस, रिपीट करना, ए प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंट, किसका, इंडिपेंडेंट होके एग्जामिन करना, रिमेंबर, किसका, बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, किसने बनाई,
किसने बनाई? बोला एंटिटीज ने बनाई। कौन बना रहा है? बाय द मैनेजमेंट। याद है ना कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? बीओडी। कंपनी कौन बना रहा है? कंपनी बना रहा है, मैनेजर बना रहा है, रिमेंबर। ठीक है, और ये करना, और क्या इतना काफी है? नहीं, इसके बाद में एंड प्रोवाइडिंग लिखो। इतना काफी नहीं है, लिखो एंड, इसके बाद करना एंड प्रोवाइडिंग द रीजनेबल एश्योरेंस तो जब जब रीजनेबल एश्योरेंस वर्ड दिखेगा तो दिमाग की घंटी घूमेगी नहीं घूमेगी? किसको बोलते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब सर होता है ओपिनियन। मतलब इन शॉर्ट भैया उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना। और ओपिनियन खाली ये नहीं कि मुंह से बोल दिया, भैया ओपिनियन जाता है थ्रू रिपोर्ट। ऑडिटर अपना ओपिनियन कैसे देता है? ऑडिटर का ओपिनियन जाता है बेटा इन टर्म्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। वो पूरी रिपोर्ट बना के देता है कि कंपनी ने मुझे कौन से डॉक्यूमेंट दिए थे, डॉक्यूमेंट कौन से अवेलेबल थे, मैंने कौन से मांगे थे, किस आधार पर मैं जजमेंट दे रहा हूं। यस, और ऑलवेज रिमेंबर ये जो ओपिनियन होता है बेटा, ये भी दो तरह का हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी एडवर्स। कुछ अच्छा तो अच्छा, देखो आज कुछ अच्छा अगर कंपनी ने कर रखा है तो बोलना चाहिए ना अच्छे के बारे में कि देखो इस कंपनी अकाउंट फेयर है, ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन दी है। बट अगर कुछ नेगेटिव है तो नेगेटिव तो भैया रिपोर्ट भी करोगे ना। तो ये है बेटा मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। अब बताओ कि अब तुम्हें मीनिंग रट्टा मारना पड़ेगा? इज इट सो? नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से जो मैंने कहानी तुम्हें सुनाई है, इसी कहानी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा अपने अगले चैप्टर के अंदर। ठीक है, हम वापस लौटते हैं अपने पास में और स्टोरी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। चले आइए बात करें। डन, यहां तक क्लियर हो गया? आओ चलो चलो चलो, ये मीनिंग का पार्ट है। आओ दिखाता हूं बुक वाला पार्ट। तो बुक वाले पार्ट में मैंने तुम्हें हर चैप्टर के एंड में, लिसन टू मी, बुक पढ़ोगे कंटिन्यू करोगे तो हर पार्ट में मैंने आपके बुक को कुछ ऐसे डिवाइड किया है एज पर इंस्टीट्यूट के स्टडी मेथड को फॉलो करते प्रॉपर फॉलो करके। सर हम बात कर रहे हैं पहले अपने पास में मीनिंग के बारे में, और सब टॉपिक के साथ में मैंने आपको दिए हैं शॉर्ट रियल लाइफ एग्जांपल। यस, ताकि तुम्हें ये प्रॉब्लम ना आए कि सर अगर मान लो हम कोई टॉपिक भूल भी रहे हैं, कोई स्किप होने लगा, हम अगर पढ़ रहे हैं, हम क्लास मिस होगा, अरे कुछ नहीं करना, टेंशन मत लो। साथ साथ में मैंने तुम्हारे रियल लाइफ एग्जांपल दिए हैं हर टॉपिक से जुड़े हुए। पूरी बुक में ऐसे मिलेगा जिसे तुम कोई भी अपने पार्ट पढ़ोगे तो पढ़ने के साथ में क्लैरिटी के लिए उसे आप पढ़ सकते हो। बट डोंट वरी, वो रिकॉर्ड भी नहीं पड़ेगी कि मैं पढ़ाने वाला हूं पूरा पार्ट तुमको। ठीक है, आओ बात करते हैं। चले भैया, तो ये स्टार्ट करते हैं अपना बुक वाला पार्ट। ऑलरेडी आपको आइडिया मिल चुका है क्या होती है ऑडिटिंग, कैसे होती है, क्या क्या कहानियां निकल के आती है, एफआरएफ क्या होता है, आरए क्या होता है, आरए मतलब रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, एक बात और कर लूं, एक बात और करूंगा, मन कर रहा है मेरा मन कर रहा है, पूरी नहीं होगी वरना मेरी बात। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि जो ऑडिट रिपोर्ट ये सारा काम कर रहा है, जो पूरा प्रोसेस सुनना, जो पूरा प्रोसेस ऑडिटर यहां फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना भाई, कर रहा है ना। माय क्वेश्चन इज, क्या ये अपनी मर्जी से कर रहा है कि आज तो ऑडिटर का मन बड़ा खुश था, बोला मेरा जो मन करे वो करूंगा? इज इट सो गाइस? क्या जो पूरा प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, क्या जो पूरा प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, जो ये महानुभव, जो ये बंधु यहां बैठ के, जो ये बंधु क्या कर रहा है, यहां बैठ के दिमाग लगा रहा है कि अच्छा मैंने सब कुछ चेक कर लिया, रिमेंबर, क्या ये जो कर रहा है, सुनना, अरे भैया कहां गई इमेज, ऊपर आजा भाई तू, हाँ हमारे बच्चों को कनेक्शन चाहिए। तो जो पूरा बैठ के चेक कर रहा है ना, कितना दिमाग लगा रहा है, देख रहा हो? तो ये जो ऑडिटर भैया हैं, ऑडिटर भैया सुन लो हमारी बात को, जो तुम्हारे ऑडिटर भैया हैं, ये ऑडिटर जो भैया हैं बेटा, क्या ये चेकिंग कर रहे हैं, माना कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, मतलब इन शॉर्ट प्रोफेशनल, एक वर्ड लिखना, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड स्केप्टिसिज्म, बोलते हैं उसको स्केप्टिसिज्म। तो ये क्या होता है, ये पढ़ोगे टॉपिक हमारे पास में, इसको बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या बोलते हैं? संदेह। मतलब इन शॉर्ट आपका प्रोफेशनल आंतरिक मन क्या बोलता है कि कहां पे गड़बड़ी है, रिमेंबर। तो अगर आपको किसी चीज में संदेह होता है, रिमेंबर, आपको डाउट होता है, तो वहां पर आप अपना वो डाउट, वो शक की नजर चलाओगे वहां पर, रिमेंबर, कि भैया बताओ आज घर पे कोई आया है ना, गर्लफ्रेंड के या बॉयफ्रेंड के यहां पर लिपस्टिक का निशान था, लाल निशान था, तो डाउट करो क्या निशान है, दिखाओ, चेक कराओ, है ना, एविडेंस दो मेरे को, व्हाट इज दिस, ये पढ़ोगे अपने पास में। अब मेरा पॉइंट समझना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी पॉइंट समझो, जो ये पूरा चेक कर रहा है ऑडिटर भैया, क्या ये अपनी मर्जी से कर रहा है कि नहीं नहीं मैंने पढ़ाई करके इसलिए कर रहा हूं? नो भैया, एट दी एंड तो इसे फॉलो करना पड़ेगा ना कुछ,
भाई एग्जांपल के लिए अगर अकाउंटिंग बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, इंड एस फॉलो हो रहे हैं, तो क्वेश्चन तो ये भी निकलता है ना कि क्या ये ऑडिटर भैया ये जो सारे एविडेंस इकट्ठे करना, इंस्पेक्शन करना, रिमेंबर रिपोर्ट बनाना, क्या फॉलो करेगा? तो लोग कहता है भैया प्रैक्टिकल बोलते हैं सर, हमारा कंपनी भी बोलता है इस बारे में, क्या बोलता है सर, ऑडिटर को जो बताएगा, मतलब एग्जांपल लिख दूं, कौन बताएगा कैसे करनी है ऑडिटिंग कैसे करनी है, ये कौन बताएगा? तो बेटा इसका जवाब है ये बताएगा आपके स्टैंडर्ड्स। तो जिस तरह से, सुनना क्या बोल रहा हूं, जिस तरह से अकाउंटिंग के लिए, लिसन टू मी, जिस तरह से अकाउंटिंग के लिए सेक्शन 129 में प्रोविजन दिए हुए हैं कि अकाउंट बनेंगे कैसे, बाय यूजिंग एसए यूज करना है, रिमेंबर, सॉरी, बाय यूजिंग शेड्यूल 3 यूज करना है, रिमेंबर, या फिर अपने पास में शेड्यूल 1 यूज करना पड़ता है ना, 1 2 3 4 पड़ता है, शेड्यूल 3 यूज करना है आपको, एएस यूज करने हैं या इंडिया एस यूज करने हैं। तो जैसे वहां पर बनाया हुआ है, ऐसे ही फॉर दी ऑडिटिंग के लिए भी बेटा स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। कौन बना रहा है? द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, आपका इंस्टीट्यूट भैया, आपका इंस्टीट्यूट, हाँ वो बना रहा है। कह रहा भैया द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कि एक्चुअली ऑडिट करोगे कैसे, उसके लिए हमारे पास में स्टैंडर्ड्स हैं, क्या चेक करना है, कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, कब रिकमेंडेशन, सारी बातें हमने आपके पास में इन हमने स्टैंडर्ड्स ऑफ, दोबारा स्टैंडर्ड लिख दिया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में डाल दिया है, स्टैंडर्ड्स ऑन, अरे भैया क्या हो रहा है पेन को, एक सेकंड बेटा, हमने इन पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे डाल दिया है, जिसे शॉर्ट में और प्यार से मोहब्बत से क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेरे पास बेटा एस फॉर स्टैंडर्ड, ए फॉर ऑडिटिंग, तो बोलते हैं एस से। तो जैसे उल्टा है सर, ये तो एएस का उल्टा ऐसे कर दिया, ना 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 ना, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंट्स के लिए बने हुए स्टैंडर्ड, एस से मतलब ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग कैसे होगी उसका प्रोसेस कैसे फॉलो होगा, उस प्रोसेस के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं, दो स्टैंडर्ड्स आर नोन एज, कौन सा, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। और करीबन 40 से ऊपर आपके पास ऐसे हैं, इतने पढ़ने नहीं पढ़ने भाई, नहीं पढ़ने, सुनो ध्यान से, तुम्हारे सीएमए इंटर ग्रुप 2 के सिलेबस के अंदर सिर्फ लिस्ट दी हुई है, ठीक है, कुछ बातें दे रखी है, लंबा छोड़ा हिस्ट्री नहीं रखा, बहुत बेसिक बातें रखी है, पूरा डिटेल में नहीं दिया, डोंट वरी, बट हाँ ऐसे की नॉलेज तुम्हें मिलेगी सिलेबस के अंदर, पक्का मिलने वाली, वो मैं दूंगा पक्का तुमको, ठीक है। तो पॉइंट समझना, ये सब ऐसे आप लोग पढ़ोगे, और इसी ऐसे के दौरान ये क्या है, ये बताया कैसे पढ़ना है। जैसे एग्जांपल के लिए एसए 200, जैसे एग्जांपल के लिए एक एसए हमारे पास में, एसए 200, सर ये क्या है, सर ये है बादशाह, सारे एसए का मास्टर है, ठीक है। तो ये बातें हम करेंगे अपने पास में, इससे एसए वाले पार्ट पे आने पर। तो ऐसे वाले पार्ट तक जो कहानी बनती थी, उससे पहले तक की कहानी, ये पूरी कहानी मैंने तुम्हें यहाँ सुना दी, और होपफुली इस कहानी से तुम्हें कुछ कनेक्शन बिल्टअप होगा। अब जब बुक देखोगे तब दिखाऊं, यहां तक क्लियर हो गया? ओके, आइए बात करते हैं, चलो भैया पढ़ते हैं अपने पास में, ये तुम्हारी बुक रही, ठीक है, आओ। तो 1 बाय 1 अब चेक करना, जो पढ़ा है वो याद हो रहा नहीं हो रहा। फर्स्ट पढ़ता हूं, नंबर 1, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है, पढ़ के आया ना अभी, क्या होता है मीनिंग पढ़ना। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। तो पहले क्वेश्चन तो ये आता है, द वर्ड इंडिपेंडेंट मतलब ना तो कनेक्शन स्टेक होल्डर से होना चाहिए इस इंसान का जिसको जो कर रहा है, और ना ही कनेक्शन मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए। मतलब अगर आप पढ़ते हो, कंपनी एक्ट में भी लिखा हुआ बारे में कि अगर उसका कनेक्शन, उसका कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ, इंटरेस्ट हुआ, तो उस केस में वो डिस्क्वालिफाइड है, वो नहीं बन सकता भाई, सिंपल सी बात है। बट नंबर 2, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसकी जजमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कौन से बुक ऑफ अकाउंट जो बनाए अदर मतलब कौन बना रहा है, अदर मतलब मैनेजमेंट, एमजीटी, कंपनी का मैनेजमेंट बनाता है आपके अकाउंट्स, किससे बना, खुद नहीं बना रहा, बनवा रहा है, रिमेंबर। तो पॉइंट इज कॉल्ड इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, आई कैन यूज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड बाय अदर्स, नंबर 1। आगे आओ, नंबर 2, आगे पढ़ना, द ऑडिटर एग्जामाइन, क्या पता लगाता है, एग्जाम बोलते हैं, एग्जामाइन मतलब क्या पढ़ा था, रट्टा मारना, मैंने ऐसी कोई से चेक करता है, चेक करता है, क्या चेक करता है, whether the financial statement जो उसको दी गई है is reliable and free from material statement।
दो वर्ड है यहां पे, वन इज कॉल्ड रिलायबल, क्या उन पे विश्वास कर सकते हो? तो याद करो, पढ़ के आए हो सेक्शन नंबर 129, सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन 3, सेक्शन नंबर 129 सेक्शन 3 जो बता रहा है किस बारे में कि ट्रू एंड फेयर अकाउंट बनने चाहिए। मिस स्टेटमेंट में दो वर्ड सीखे आप लोगों ने, कौन से? कहा था जब जब वर्ड आएगा वो शब्द बेशक लिखा है, ये वाला वर्ड मॉड्यूल में ये लिखा हुआ है, याद रखना, इसको बोलते हैं देयर टू पार्ट्स। अगर भैया सोच समझ के किया, मतलब अगर वो पार्ट था इंटेंशनली तो कहलाएगा फ्रॉड, अगर हुआ है अनइंटेंशनली तो कहलाएगा एरर। याद रहेगा? देख रहे हो शब्द आ रहे हैं, अपने आप वर्ड निकल के आएंगे अपने पास में। अगर वो जानबूझकर हुआ तो वो फ्रॉड है, जानबूझ के नहीं हुआ तो वो एरर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला द फाइनल आउटकम, और फाइनली रिजल्ट निकलता है। आउटकम बोले तो कंक्लूजन, पता ना ऑडिटिंग का फाइनल कंक्लूजन क्या है? ओपिनियन देना भाई। ऑडिटर क्या करेगा? बोला बताएगा भैया, सिंपल सी बात, देखो गड़बड़ी है इसके अंदर, सही है गलत है, बताएगा ना, अपनी पूरी रिपोर्ट देगा, रिमार्क्स लिखेगा। यस, रिमार्क्स भी देता है वो अपने पास में, इवन जहां जहां पे डिस्क्लेमर चाहिए वो भी देगा। सर मतलब क्या बोल रहा हूं? मतलब एक बात बताओ, अगर बीइंग ऑडिटर मैं किसी कंपनी में गया, ठीक है, सुनना ध्यान से बात को, मैंने उनसे उनके अकाउंट्स की रिपोर्ट मांगी, मैंने इनवॉइसेस मांगे, मैंने बिल्स मांगे, है ना, इनवॉइस मांगे, मैंने एग्जांपल के लिए मैंने पेमेंट ऑर्डर मांगा उनसे, मैंने पेमेंट का स्टेटमेंट मांगा, मना कर दिया भाई मेरे को, बोले नहीं दे रहे भाई तुमको। अगर कोई मुझे मना करता है तो क्या मैं उनको उनकी स्टेटमेंट पे क्या बोलूंगा? नहीं नहीं जी, बेशक मुझे मना किया, चाय पकौड़े समोसे खिलाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छा बोलूंगा मैं? नहीं बोलूंगा ना भाई। मैं वहां पे दूंगा एडवर्स कमेंट, और मेरा द्वारा दिया गया एडवर्स कमेंट उन कंपनी के लिए ऑर्डर बन जाएगा, एक्शन पास होगा उनके ऊपर, इंक्लूडिंग दी एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एमसीए, सीजी, सब उस पर टूट पड़ेंगे, ध्यान रखना। तो ऑडिटर की बात पर इतना भरोसा है कि ऑडिटर को भैया ऐसे पूछना पड़ेगा उनको, अच्छा आओ जी घर में आओ, दामाद आया नया नया हमारे पास में, आओ बात करते हैं। तो पॉइंट क्या है? द फाइनल आउटकम मतलब द फाइनल रिजल्ट इज ऑफ ऑडिटिंग इज एन ओपिनियन। तो गाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपिनियन? क्या होता है? कौन दे रहा है? सर ओपिनियन बाय, लिख दूं ओपिनियन बाय ऑडिटर, वो दे रहा है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज रीजनेबल एश्योरेंस, इसी को बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। आगे लिखा है नॉट ए गारंटी और एक्यूरेसी, याद है पढ़ के आया ना? वो ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं देता भाई, मतलब एब्सोल्यूट एक्यूरेसी दे ही नहीं सकता। ओपिनियन का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास तुमने दी थी, जो तुमने मुझे इंफॉर्मेशन दी थी, जो स्टेटमेंट दी थी, भाई मैनेजमेंट ने जो दिया उसको, जो उसको लगा, जो दिया उसके हिसाब से उसने अपना ओपिनियन दिया है। तुम इंफॉर्मेशन कम दोगे वो वैसा ओपिनियन देगा, तुम नहीं दोगे ओपिनियन वैसा देगा। तो बेटर तुम्हारे लिए यही है कि ऑडिटर को जो भी चीजें हैं अपने आप दे दो भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ो, चले डन गाइस। एग्जांपल देखना चाहो, एग्जांपल देख लो, लिखा ऊपर साइड में मैंने, ए कंपनी प्रिपेयर इज अकाउंट इंटरनली बट इन्वेस्टर रिलाय में विश्वास करते हैं ओनली ऑडिट स्टेटमेंट। याद रखना, नॉट ओनली इन्वेस्टर। अगर कंपनी बैंक भी जाती है लोन लेने के लिए, तो बैंक भी क्या मांगता है पता है? कि लाओ तुम्हारी कंपनी की स्टेटमेंट नहीं मांगता, वो ऑडिटेड स्टेटमेंट दे दो। आज बिजनेस को, कंपनीज को, स्ट्रक्चर को, पार्टनरशिप फॉर्म को, इन सब को अगर अपने अकाउंट्स की वैल्यू चाहिए ना, कुछ भी बिजनेस में डीलिंग करनी है, बैंक सब में जाना, कुछ लोन लेना है, बेटा उन्हें खाली फाइनल स्टेटमेंट देनी नहीं पड़ती, स्टेटमेंट देनी पड़ती कौन सी? जिनका ऑडिट हो चुका हो वो वाली, उसी पर भरोसा करते हैं बिजनेस। ठीक है, आगे आता हूं। आगे नंबर 1, नंबर मीनिंग क्लियर हो गया? तो होपफुली अब मीनिंग क्लियर हो गया ढंग से आपको, यस और नो? चले आगे बढ़े। यस, नंबर 2 और दूसरा क्या है? पर्पस ऑफ ऑडिटिंग। पर्पस क्या है भाई? ऑडिटिंग कर क्यों रहे थे? पढ़ना क्यों कर? और अभी तो पढ़ा तुम लोगों ने, दिखाता हूं, देखो रीडिंग कर, ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, मजा कैसे आएगा ना? आओ, क्या लिखा पढ़ना? द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इज टू एस्टेब्लिश कॉन्फिडेंस। भैया कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, किसमें? विश्वास। भाई जिनको भरोसा नहीं था उनमें विश्वास करना, याद है? जिनको भरोसा नहीं था, जिनको भरोसा नहीं था मैनेजमेंट पर, जो कि होता ही नहीं कभी, उनका भरोसा, उनके भरोसे को कंफर्म करना, मतलब इन शॉर्ट एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट, विश्वास बिल्ड करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। किसमें? लिखो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, और वो स्टेटमेंट तभी सही मानी जाएंगी जब ऑडिटर बोलता है, अपना ओपिनियन देता है उस चीज के ऊपर। रिमेंबर, आगे आता हूं, आगे पढ़ना। दूसरा ऑडिटिंग एंश्योर, ये कंफर्म करता है, एंश्योर पक्का, एंश्योर मतलब पक्का करने को बोलते हैं, कंफर्म करना, पक्का करना, कंफर्म करता है दैट फाइनेंशियल स्टेट इंफॉर्मेशन कैन बी रिलाइड अपॉन
फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। सर रिलायड मतलब क्या होता है? रिलायड मतलब आश्रित, कि आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हो, आप विश्वास या कर सकते हो किस लिए? अपने इकोनॉमिक, जहां पर आप ना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, लगा रहे हो, दे रहे हो। रिमेंबर, तो याद रखना हमेशा ऑडिटर के द्वारा दी गई स्टेटमेंट के ऊपर ही वो भरोसा करते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट इज कॉल्ड इट सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। याद रखना ये स्टेटमेंट जो ऑडिट हो चुकी होती है ये क्या करती है, ये क्योंकि सिंपल सी बात है ना भैया, जब सब कुछ खोल के रख दिया उसने तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करती है। क्यों? एग्जांपल सोचो ध्यान से, मान लो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, मान लो कोई ऑडिटर मिल गया कंपनी के साथ में, सोचो मान लो किसी ऑडिटर को एक्स्ट्रा पैसा मिल गया कि एक काम करो सर, हमारी कंपनी का मामला बिगाड़ो, आपके नाम पर हमने एक फ्लैट ले दिया नोएडा के अंदर, ले लो वहां पे बढ़िया फ्लैट, लग्जरी फ्लैट ले लिया। माई पॉइंट इज देरी घूस देरी क्या होगा उस केस में, क्या होगा? तो कोई इसलिए लोग क्या बोलता है भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर अकाउंट ऑडिट हो चुके हैं, पहली बात तो करते नहीं है क्योंकि आपका कोड ऑफ कंडक्ट आपको अलाउ नहीं करता, रिमेंबर। बट अगर किया तो आप जानते हो ना अकाउंटेबिलिटी बनती है ना किसकी? सर मैनेजमेंट की भी, यस मैनेजमेंट की भी जवाबदेही तो है ना, और प्लस में ऑडिटर की भी, आप दोनों जवाबदेही हो जाओगे। और याद रखना पढ़ भी चुके हो, डिस्क्वालीफाई के साथ में जेल भी हो सकती है। यस 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 यस, हाँ जी। आगे पढ़ने का लिखा पढ़ना, ए पार्टनरशिप फर्म गेट्स द अकाउंट ऑडिटेड, ये क्या लिखा है? ये एग्जांपल है, लिसन टू बी, एग्जांपल है, ठीक है, अगर हिंट के लिए। मतलब एक फर्म ने अपने अकाउंट ऑडिट करवा लिए तो बाकी पार्टनर भरोसा कर लेंगे प्रॉफिट वाले पार्ट पर। मान लो किसी फर्म में 15 पार्टनर थे, सुनना, किसी पार्टनरशिप फर्म में 15 पार्टनर थे, 5 पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, काम करते थे, 10 बेचारे घर पे काम कर रहे, पैसा लगा के काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब उन 10 को कैसे भरोसा होगा कि हाँ पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट प्रॉपर है, सही है? तो क्या पॉइंट क्या आता है, अगर उन पार्टनरशिप फर्म की जो स्टेटमेंट्स हैं अगर वो ऑडिटेड हैं तो उस पर भरोसा कर लेंगे वो बाकी लोग, क्योंकि पॉइंट क्या है, रीजनेबल एक्यूरेसी यहां पे मिल जाती है आपके पास में। चले आगे बढ़ू, आगे आता है अगला बेटा, नीड फॉर ऑडिटिंग। नीड फॉर ऑडिटिंग, तो एक काम करता हूं इस पार्ट को लेके, नीड से आगे वाला पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अभी मेरा टारगेट था आज आपको इंट्रो वाला पार्ट क्लियर करना, तो होपफुली यहां तक आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी बेटा, ठीक है। और फिर भी, और याद रखना अभी जिन पिक्चर के नाम नहीं आए हैं, एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन, एफआरएफ, जो अभी नाम नहीं आए हैं वो नाम बेटा हमारी स्टोरी के कैरेक्टर के बाकी नाम जो हैं वो अगली क्लास में पहुंचेंगे हमारे पास में, चाहे वो कुछ भी हो। तो सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट अगर आपको हो तो प्लीज प्लीज प्लीज, डाउट हो, मैं खुद बोल रहा हूं, डाउट हो तो आप मुझे डाउट टाइमिंग पर फोन कर सकते हो 9899927617 ऑन दिस नंबर। यू कैन व्हाट्सएप मी योर डाउट, ठीक है, और बाकायदा आपको डाउट नंबर मिलता भी अलग से अपने पास में, तो आप कर सकते हैं मुझे। यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऐसे नहीं जाना भाई। जो लोग मुझे जानते हैं ग्रुप 1 से उनको पता होगा भैया कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बाय बाय ओ टाटा सी यू अगेन। कब मिलेंगे नैन, कब मिलेंगे नैन, कब मिलें? कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय, ठीक है, बाय बाय, बाय बाय बेटा।